अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो चैप्टर नंबर 2 का आप फर्स्ट हाफ पढ़ रहे हैं जो आपका वेक्टर से रिलेटेड है। तो उसके आपने फर्स्ट 2 आर्टिकल्स कवर कर चुके हैं, आर्टिकल नंबर 2.1 एंड आर्टिकल नंबर 2.2। तो उसमें आप उसके सब हाइडिंग्स भी थी, जिसमें आपके सबसे पहला पॉइंट था वेक्टर्स और स्केलर में आपने डिफरेंस पढ़ा था। फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, वेक्टर्स एडिशन क्या होती है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर विद अ वेक्टर ये पढ़ा था। फिर यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, फिर आपने नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर, फिर आपने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर पढ़े थे। फिर हाउ टू डिटरमाइन अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, पोजीशन वेक्टर and then addition of the vectors from a rectangular component। तो आप बेसिकली ये फर्स्ट 2 आर्टिकल पढ़ के हैं, उसमें ये सब आपने आर्टिकल्स कवर कर चुके हैं। आज का आपका टास्क है, क्योंकि मैं करवाता हूँ जो आर्टिकल आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड आपके जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हों, एग्जांपल्स हों या न्यूमेरिकल्स हों, तो वो साथ साथ ही करवा के मैं आगे चाहता हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो। लास्ट के चैप्टर के लास्ट पे अगर इकट्ठे करवाए जाएँ तो वो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने जो टॉपिक किया है उससे रिलेटेड ही आपको न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन और एग्जांपल्स करवा दी जाएँ तो वो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी रहता है। तो आज आपने फर्स्ट 2 आर्टिकल कवर कर चुके हैं और उससे रिलेटेड जो आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और इनको हम वाइंड अप करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे कि आज ये सब हो जाए। अगर नहीं होते तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ कर लेंगे। तो चलें जी, आप टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो आपका टॉपिक क्या है? आज आपने ये कवर करने हैं, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे जो इन 2 टॉपिक से रिलेटेड होंगे, वो आप शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे, प्लस आपने न्यूमेरिकल साथ करने हैं जो आपके एक्सरसाइज के हैं, जो अभी तक आप टॉपिक पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल बनते होंगे वो आज आप करेंगे। तो ये हैं आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 2.1। डिफाइन द टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। और ये तीनों आप डिटेल में आर्टिकल्स के साथ कवर कर चुके हैं। मैंने इनको साथ आंसर भी मेंशन कर दिए हैं, आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। आइडिया तो होगा आपको बस रिमाइंड हो जाए, आपको रिव्यू हो जाए उसका जो आप कवर कर चुके हैं। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर में आपने पढ़ा था वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 विद नो यूनिट। इसका यूनिट नहीं होता और इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, और ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बता देती है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यूनिट वेक्टर को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ रेशियो बिटवीन वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, कि आपका वेक्टर ऊपर और मैग्नीट्यूड उसके नीचे आती है, जैसा कि ये फार्मूला में शो किया गया। यूनिट वेक्टर को हेड से शो किया जाता है, जैसे कि इस फार्मूला को, मैथमेटिकल फॉर्म को कैसे पढ़ा जाएगा? ये ए यूनिट वेक्टर है जिसको पढ़ते हैं ए हैट इज़ इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ आप इस तरह इसको मैथमेटिकली आपने पढ़ना कैसे, और फार्मूला क्या होगा, ये है सिंबल यूनिट वेक्टर का हैट ना लगाई तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। तो ये ए हैट इज़ इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये आपका यूनिट वेक्टर है। अब इसी शॉर्ट क्वेश्चन को आगे चलते हैं। उसका दूसरे पॉइंट में उसने पूछा पोजीशन वेक्टर क्या है। तो पोजीशन वेक्टर होता है जो आप किसी भी वेक्टर, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पॉइंट की लोकेशन और डायरेक्शन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन पॉइंट, कि आप किसी पॉइंट को फिक्स करके उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बताते हैं या किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं। तो ये आपको पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन लिखी हुई है। पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, कि आप किसी ओरिजिन के अकॉर्डिंगली आप पॉइंट की पोजीशन बता देते हैं। अगर आपने प्लेन में बतानी हो तो आपको पता है कि आपका प्लेन होता है 2D में होता है, जबकि आपकी स्पेस 3D में होती है। तो प्लेन में आपने करना है तो आप इस तरह लिखेंगे आर इज़ इक्वल टू ए आई प्लस बी जे, और अगर आपने स्पेस में बताना है तो साथ सी भी इन्वॉल्व होगा जो जी की डायरेक्शन में होगा, ए बी सी। ए आपका एक्स की डायरेक्शन में, बी आपका वाई की डायरेक्शन में, सी आपका के की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड हो जाएंगी, और इसको आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख देंगे। लास्ट वन है आपका कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। बेसिकली आप जब रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर करते हैं उससे आपको उसके वेक्टर के कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। एक वेक्टर को आप उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उस डिवाइड करने से आपको उस वेक्टर के कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द वेक्टर, उसी को आपने कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर का नाम दिया हुआ। आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है? द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर गिव्स अ 0 रिजल्टेंट।
व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। क्या आपने इस क्वेश्चन में पूछा गया, आपको 3 वेक्टर दिए गए हैं, उन तीनों को आप किस तरह ऐड करें कि उनकी ओरिएंटेशन जो रिजल्टेंट वेक्टर आए वो आपका ज़ीरो हो जाए, उनके वेक्टर्स की ओरिएंटेशन कैसी होगी। तो याद रखें, अगर आपने उनका रिजल्टेंट वेक्टर, जैसा कि आपको कहा गया ज़ीरो रिजल्टेंट, आपका रिजल्टेंट वेक्टर ज़ीरो आना चाहिए, तो वो कब आएगा, जब आप उन तीनों वेक्टर्स को ट्राइंगल शेप में जोड़ दें। मीन्स आपके ए बी सी 3, अगर 3 वेक्टर्स हों, उसने कहा ज्यूम कर लें ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं, आप इनको किस तरह मिलाएंगे, आपने इनको ट्राइंगल की शेप में, ये कुछ इस तरह, ये देखें, ये आपका ए वेक्टर है, सेकंड वेक्टर की आपने टेल को फर्स्ट वेक्टर की हेड के ऊपर रख देना, ऐसे, ये बी वेक्टर है आपका, और थर्ड वेक्टर की टेल को आपने सेकंड वेक्टर की हेड के ऊपर रख देना है, और थर्ड वेक्टर की जो हेड है उसको आपने ज्वाइन कर देना है फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ। तो ये देखें, फिर इधर आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू नल वेक्टर आ जाएगा, और रिजल्टेंट आपका ज़ीरो आएगा, ज़ीरो रिजल्टेंट आ जाएगा। तो आपकी ट्रायंगल शेप बनेगी। बस आपने यही, ये जो आपको थ्योरी दी गई है ये, और ये 7 आपने डायग्राम बना देनी, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, ये आपको मैंने जो कल टॉपिक करवाया था ये उसी से रिलेटेड है, और ये आपको, वैसे तो सारे क्वेश्चन इसके इजी हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये होती है कि क्वेश्चन कुछ पूछा होता है, आंसर कुछ लिखा होता है। तो ये ऐसा तब होता है जब आपने बस याद कर लिया हो, क्वेश्चन को ना समझा हो, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या हुआ, आपने याद ठीक किए होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं होता क्वेश्चन क्या है और आंसर मैंने क्या लिखना है। क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपको याद भी इजीली हो जाएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए याद करना वो मुश्किल नहीं होगा। तो क्वेश्चन में समझें कि आपको क्या कहा गया, द वेक्टर ए लाइज इन द एक्स वाई प्लेन, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बी नेगेटिव। उसने कहा कि एक्स वाई प्लेन में आपने ए वेक्टर को लाई किया, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट विल कंपोनेंट बी नेगेटिव, कि उसकी किस क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होंगे। और ये बात आपको मैंने कल के लेक्चर में बताई थी, ये देखें कि आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, आर एक्स भी पॉजिटिव होता है, आर वाई भी पॉजिटिव होता है। इसमें आपका आर एक्स नेगेटिव होता है, आर वाई पॉजिटिव होता है। इसमें आपका आर एक्स भी नेगेटिव होता है और आर वाई भी नेगेटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में बात करें तो आर एक्स पॉजिटिव और आर वाई नेगेटिव। तो ये देखें, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किस क्वाड्रेंट में आपके दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नेगेटिव होंगे, तो आप इजीली देख के बता सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हैं। अगर आपने एंगल भी बताना हो तो एंगल भी आपको कल बताया था, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा होता है 180 + 5, तो ये एंगल भी आप साथ लिख सकते हैं। ये देखें, आपने कहना है व्हेन द वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट द बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विल नेगेटिव, थीटा आपका ये बनेगा। अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं उसका, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट हैव ऑपोजिट साइन, कि किस क्वाड्रेंट में उनके ऑपोजिट साइन होंगे। यानी अगर आर एक्स आपका पॉजिटिव है तो आर वाई नेगेटिव होगा, अगर आर एक्स नेगेटिव है तो आर वाई आपका पॉजिटिव होगा। तो इधर से टेबल से देखें कि किस में ऑपोजिट है, तो ये देखें आपका अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, और इसमें देखें आर एक्स अगर पॉजिटिव है तो आर वाई नेगेटिव है, तो आप कहेंगे इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैव ऑपोजिट साइंस। तो आपके ये आ जाएंगे हैव ऑपोजिट साइन किस में, सेकंड और फोर्थ में। तो उसके कंपेयर आप उसका एंगल भी लिख देंगे, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट हो तो उसका एंगल बनता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री -5, और अगर फोर्थ हो तो थीटा इज इक्वल टू 360 -5, तो एंगल भी साथ लिखती है साथ। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपसे, वो पूछ क्या रहा है ये देखें, इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज नॉट ज़ीरो, अगर एक उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो ना हो तो क्या उसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाएगी, कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी ज़ीरो।
क्या उसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाएगी? इसको एक्सप्लेन करें। तो याद रखें, अगर आपकी मैग्नीट्यूड तब ज़ीरो होती है, आपकी मैग्नीट्यूड तब ज़ीरो होती है वेक्टर की ओवरऑल, जब सारे उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएं, सारे कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएं। और अगर एक भी ज़ीरो नहीं है तो आपकी मैग्नीट्यूड कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। क्यों? ये आपको फार्मूला दिया गया है, ए इज इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है अगर ए वेक्टर हो, अगर प्लेन में शो किया जाए तो उसके टू कंपोनेंट्स होते हैं, ए एक्स और ए वाई। और अगर स्पेस में हो तो थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, ए एक्स, ए वाई और ए जी भी इन्वॉल्व होता है। तो इधर उसने प्लेन की एग्जांपल ली है। अगर आप स्पेस में शो करते हैं तो ऐसे लिखेंगे ये फार्मूला, ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर। अब ये देखें, उसने कहा इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज नॉट जीरो। मैं कहता हूं कि ये देखें, जैसे आपका आर एक्स ज़ीरो है, आर वाई जो ए वाई है जो वो ज़ीरो नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड ए जी वो भी ज़ीरो है। तो क्या मैग्नीट्यूड ज़ीरो आएगी? नहीं, क्योंकि ये दो तो ज़ीरो हो गया, लेकिन आपका ए वाई ज़ीरो नहीं है, तो इट मीन्स उसकी मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो जो है वो नहीं होगी, इज़ नॉट ज़ीरो। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि आपका ए वाई ज़ीरो नहीं है। इसीलिए आप किसी भी कंपोनेंट को कह सकते हैं। बताना ये चाहता हूँ आपको कि आपकी मैग्नीट्यूड तब ज़ीरो होगी जब उसके सारे कंपोनेंट ज़ीरो होंगे, और मैग्नीट्यूड उसकी ज़ीरो नहीं होगी जब तक उसका एक भी कंपोनेंट ज़ीरो ना हो। आगे चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया, कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन दी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। कि वेक्टर का जो कंपोनेंट है, वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो वेक्टर से बड़ा हो सकता है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है। तो आपका याद रखें कि वेक्टर का जो कंपोनेंट है, वेक्टर का कंपोनेंट वो कभी भी वेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता। कभी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो कभी भी अपने वेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता। वो उसकी इक्वल हो सकता है, वो उसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है। वो एक स्पेशल केस है, वो भी आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। वो उसके इक्वल आ सकता है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल आ सकते हैं, ज़ीरो उसकी उससे कम नहीं हो सकते हैं। तो ये याद रखें, यही उसका आंसर लिखा हुआ है इधर। नो, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द वेक्टर मैग्नीट्यूड बिकॉज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज इट्स effective value in this specific direction. Ax and Ay are the rectangular component of a vector. Then the magnitude of a vector is described by the formula. ये आपको जैसे फार्मूला शो कर रहा है। It is clear from the expression that the maximum magnitude of a component can be equal to the magnitude of a vector. कि उसकी इक्वल तो हो सकती है, लेकिन कभी भी उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता। वो हमेशा कंपोनेंट उसका कम होगा या इक्वल होगा। तो ये है उसका आंसर। आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। कैन अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। क्या वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, ये है मैग्नीट्यूड, ये कीवर्ड, वो नेगेटिव हो सकती है? तो याद रखें, कभी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव भी हो जाए, देन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो अगर ये ए एक्स और ए वाई नेगेटिव भी हों, तब भी उनको ये स्क्वायर्स क्या कर देंगे? पॉजिटिव कर देंगे। जब फॉर एग्जांपल -2 हो, -2i एंड -3j हो, तो आप देखें ए एक्स जो होगा वो -2 होगा और ए वाई भी -3 है। तो जब इसमें पुट करेंगे तो स्क्वायर ओपन हो के ये 4 + 9 आ जाएगा, तो √13 आ जाएगी, जो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होगी। तो ये चीज़ शो करती है कि आपकी मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि उनको स्क्वायर्स जो हैं वो पॉजिटिव कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था। आगे इस क्वेश्चन में पूछा गया, इफ़ ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर नल और ज़ीरो वेक्टर। इसको पढ़ना है, नल और ज़ीरो वेक्टर।
इसको इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं कहना, ज़ीरो वेक्टर कहना है या नल वेक्टर कहना है आपने। उसने कहा व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये देखें जैसा कि आपको ये शो किया गया ये रिलेशन, इसमें ये देखें आपका प्लस बी वेक्टर है तो वो अपोजिट साइड पे जाके माइनस बी हो जाएगा। अब ए वेक्टर को आप उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जब आपने ब्रेक डाउन किया तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे लिखा, और इसी तरह जब बी को लिखा ब्रेक डाउन किया तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे की फॉर्म में लिखा। अब ये रिलेशन शो करता है, ये रिलेशन शो करता है कि आपका ए एक्स और बी एक्स दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। इसी तरह ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी वाई के इक्वल है, यानी आपका अगर टू वेक्टर्स वो इक्वल टू नल वेक्टर है तो ये शो करते हैं कि उनके इफेक्टिव कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो होंगी, वो भी ज़ीरो हो जाती हैं। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। इधर आएँ, जैसे कि आपको ये रिलेशन दिया गया है a प्लस बी वेक्टर इज़ इक्वल टू अ नल वेक्टर, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस बी एक्स ऑफ आई, मैंने उसको इधर ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर दिया, प्लस ज़ीरो आई प्लस ज़ीरो जे। ये हो गया आपका। अगर आप x कंपोनेंट को इकट्ठा कर लें, ए एक्स वाई और बी एक्स को इकट्ठा कर लें a की जगह पे ऐसे, और ए वाई को और बी वाई को आपने इकट्ठा कर लिया। अगर आप कंपेयर करें i और j के यूनिट वेक्टर्स को, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करें, तो यहां से देखें आपका ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, और इसी तरह ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बात शो करती है कि उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का सम भी ज़ीरो की इक्वल आता है। अगर वेक्टर्स का सम नल वेक्टर के इक्वल हो तो तब उनकी मैग्नीट्यूड्स का सम भी ज़ीरो हो जाता है। तो यही इस क्वेश्चन में आपने शो करना था। लास्ट पे ये देखें क्या लिखा हुआ है, हेंस द कंपोनेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब ये जो आपसे मैंने इससे प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने एक स्पेशल केस की बात की थी कि किस केस में उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इक्वल हो जाएंगे, तो ये वो केस है। अब वो केस भी मैं इधर आपको शो करने लगा हूँ। किस केस में, तो ये देखें, ये मैंने कार्टेशियन सिस्टम बना दिया, रेक्टेंगुलर सिस्टम। इसमें मैंने एक वेक्टर को शो कर दिया, ये वेक्टर ए। अगर आपका ए वेक्टर 45 के एंगल के साथ इस प्लेन के अंदर पड़ा हो तब उसकी दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इक्वल हो जाएंगे और उसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर की मैग्नीट्यूड के भी इक्वल हो जाएगी। वो कैसे, ये देखें, आपने इधर से एक परपेंडिकुलर गिराया तो ये देखें ए एक्स आ गया और ये ए वाई आया। अगर आप इस ए एक्स को मैयर करें, ए वाई को मैयर करें और ए की मैग्नीट्यूड को मैयर करें तो ये सब इक्वल होंगी। वो कैसे, वो देखें आपको शो करवाया हुआ, जैसे ए एक्स इक्वल टू ए वाई आ गया। आप ये देख सकते हैं ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। अगर आप इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अलावा अगर आप कोई भी एंगल लें तब आपका ए एक्स और ए वाई इक्वल नहीं आते। तो ये देखें, आपको पता है ए एक्स किसके इक्वल है, ए कॉस थीटा के इक्वल होता है, ए वाई आपका ए साइन थीटा के इक्वल होता है, जैसे आपको सेकंड लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ ये कहाँ से आए थे रिलेशन। अब ये देखिए, ये ए से कैंसिल, इधर आ गया 1। अब ये कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा। और साइन ओवर कॉस होता है आपका टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा इधर रहा, टेन इनवर्स अपोजिट साइड पे जाएगा तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1। और टेन इनवर्स 1 कहाँ होता है, 45 के एंगल के ऊपर। तो ये वही बात आ गई जो आपको बताई है, अगर एंगल आपका 45 हो तो उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाती हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड भी इक्वल होती है और उसकी जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल हो जाती है।
तो ये था। आगे चलते हैं, ये आपके लिए कंपैरेटिवली इजी है। इज़ इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी? क्या पॉसिबल है वेक्टर को स्केलर में शामिल करना, ऐड करना? तो याद रखें वेक्टर एक, जैसा कि आपको चैप्टर नंबर 2 की स्टार्ट में मैंने इंट्रो में बताया था फिजिकल क्वांटिटी, तो वहाँ आपने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, तो आपने वेक्टर और स्केलर को डिफ्रेंशिएट किया था। तो वहाँ आपको डेफिनेशन बताई गई थी, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड सिर्फ होती है विद प्रॉपर यूनिट एंड नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। और वेक्टर वो है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, प्रॉपर यूनिट भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और ये दोनों सेपरेट फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो आपने क्या कहना है, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट ऐड वेक्टर इनटू अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज वी नो दैट vector and scalar are two different physical quantities. Only the similar physical quantities can be added. आप हमेशा सेम क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, अपोजिट क्वांटिटीज़ को ऐड नहीं किया जा सकता, डिफरेंट क्वांटिटीज़ को ऐड नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं, तो यही वो क्वेश्चन दोबारा आपका उसी सेंस में पूछा गया, कैन यू ऐड ज़ीरो टू अ नल वेक्टर? क्या आप ज़ीरो को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं? तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी आपका नो में आता है, आप नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि आपको जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ज़ीरो जो है, ज़ीरो जब ज़ीरो का वर्ड बोला जाता है तो ज़ीरो एक मैग्नीट्यूड है, तो आपने कहना है ज़ीरो इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड नल वेक्टर इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड। आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड नहीं कर सकते। तो इसी तरह इसका भी आंसर हो जाए नो, zero cannot be added to a null vector because zero is a scalar and scalars cannot be added to a vector. Only the same physical quantities can be, जिनकी नेचर सेम हो आप उनको ही ऐड कर सकते हैं। तो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपका, टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी ज़ीरो? अब वो कह रहा है कि टू वेक्टर्स हैं, उनके अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, कैन देयर सम बी ज़ीरो? क्या उनका सम ज़ीरो हो सकता है? तो कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टू वेक्टर्स का सम तब ज़ीरो होता है जब उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल और उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसा कि मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ, ये देखें, अगर वेक्टर ए है ये आपका, इसकी डायरेक्शन ये है और उसकी मैग्नीट्यूड मैं कह देता हूँ 5 मीटर है फॉर एग्जांपल। अब ये देखें दूसरा वेक्टर है आपका -5 मीटर, ये आपका बी वेक्टर है। अगर आप a प्लस बी करें तो 5, और डायरेक्शन देखें, एक की आपकी राइट साइड पे है और दूसरी की लेफ्ट साइड पे है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो -5 आ जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपका? ज़ीरो आ जाएगा। या नल वेक्टर इसको पढ़ेंगे आप तो नल वेक्टर आ जाएगा। तो ये शो क्या करती, अगर आपकी ये मैग्नीट्यूड डिफरेंट होती तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट ना करते और उनकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो ना होती और आपका नल वेक्टर ना आता। तो यही उसका आंसर लिखा, नो द सम ऑफ द टू वेक्टर्स हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी, ये कीवर्ड है, कैन नॉट बी ज़ीरो, कभी भी नहीं हो सकती, कैन नॉट बी ज़ीरो। द सम ऑफ द टू वेक्टर्स विल बी ज़ीरो, विल बी मीन्स उनका होगा, ये कंडीशन बताई जा रही है कि सम ज़ीरो हो सकता है, कब? जब उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, ओनली व्हेन देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल एंड डायरेक्शन अपोजिट होगी, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये कीवर्ड्स हैं जो किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपके मौजूद ना हो तो आपको उसके मार्क्स नहीं दिए जाते। तो ये थे आपके आपने फर्स्ट 2 आर्टिकल्स कवर किए थे, आर्टिकल नंबर 2.1 एंड 2.2। तो उससे रिलेटेड जो आप जितने आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते थे वो आपको करवाए गए, और न्यूमेरिकल्स भी आज ही आपने करने थे, लेकिन लेक्चर का टाइम जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, इसीलिए हम न्यूमेरिकल्स को एक सेपरेट लेक्चर में कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।